हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं दैट इज निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स एंड प्रोड्यूसर कंपनीज। ये हमारा न्यू चैप्टर है। इसमें बेसिकली प्रोड्यूसर कंपनी डिफरेंट चैप्टर है, निधि कंपनीज और म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स एक ही चैप्टर के अंदर एक ही चीज है। बात करेंगे अब इसके ऊपर क्या होता है। निधि कंपनीज को ही म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। अभी देखते हैं वो क्या चीज होती है। स्टार्ट करेंगे। एक चीज बता दूं, वेटेज पेपर में ज्यादा नहीं रखता, 5-6 नंबर का रखता होगा, लेकिन रियल लाइफ में ना बहुत सारे लोग परेशान है ये टॉपिक है क्या एक्चुअल में, और मजा बड़ा आएगा पढ़ने में, कुछ यूनिक टाइप है। और फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे का लेन देन है, तो आपको तो ज्यादा अच्छे लगते हैं पैसे वाले टॉपिक। जहां पे पैसे का लेन देन आ जाए वहां आप लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है ना। मैंने आज से मान लो बहुत टाइम पहले, साल सवा साल पहले एक वीडियो भी डाली थी निधि कंपनीज के ऊपर। वो भी अच्छी गई थी, हिट गई थी। तो अब मैंने सोचा एक दोबारा फ्रेश, क्योंकि अमेंडमेंट्स आई हुई हैं इसके अंदर, तो फ्रेश बनाए। तो फ्रेश टॉपिक आया है हमारा आज, निधि कंपनीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स फंड एंड प्रोड्यूसर कंपनीज। तो पहले हम निधि कंपनी वाले टॉपिक कवर करेंगे, बाद में हम प्रोड्यूसर कंपनीज पे जाएंगे। निधि कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूं कंपनी लॉ में, तो एक ही सेक्शन है, सेक्शन 406। एक ही सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 406। लेकिन ना सेक्शन तो बहुत छोटा है, सारी बात ना रूल्स में की गई है, लेकिन रूल्स पढ़ने पड़ेंगे नीचे, निधि कंपनी रूल्स, और वो फिर वो लंबे चले जाते हैं, वो चलते चले जाते हैं। रूल्स बहुत ज्यादा है, रूल्स बहुत ज्यादा है, वो भी पढ़ेंगे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं निधि कंपनी सेक्शन 406। अब व्हाट इज निधि कंपनी, जरा मैं उसके ऊपर बात कर लूं थोड़ा सा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो तुमने कभी एक चीज सुनी होगी, एक चीज होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज हो गई जो बैंक का काम नहीं करती लेकिन फाइनेंस का काम करती हैं। अच्छा, बैंक का काम का मतलब क्या? बैंक में आकर पैसे जमा करवाना, चेक इशू करना, ये सारे काम नहीं करती फालतू वाले। सिर्फ फाइनेंस का काम करती है, लोन लेना, लोन देना, मतलब पैसे लेना, पैसे देना। आपको अगर पैसे की जरूरत है, आप उनसे लोन ले सकते हो। आपको अपने पैसे उनके पास रखवाने, आप रखवा सकते हो। ऐसे तरीके की एनबीएफसी होती है, इनका खाली फाइनेंस में लेन देन है। आपको लोन लैंडिंग वगैरह ज्यादातर काम करती है वो। लेकिन उनका आपका बैंक वाला नॉर्मल सिस्टम जो होता है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना, चेक इशू करना, डीडी बनवाना, ये सारे काम नहीं करते वो लोग, है ना। आपके अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सारे काम नहीं करते एनबीएफसी वाले। तो इसलिए नाम से क्लियर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो एग्जांपल मुथूट फाइनेंस कंपनी। एग्जांपल मुथूट फाइनेंस कंपनी। अच्छा, मुथूट फाइनेंस क्या करता है? गोल्ड लोन वगैरह आप लोगों को देता है। तो मुथूट फाइनेंस इज एनबीएफसी। वो बेसिकली बैंक का काम नहीं करता लेकिन फाइनेंस का काम करता है। किसका काम करता है? बैंक का काम नहीं करता लेकिन फाइनेंस का काम करता है। आपको पैसे की जरूरत है, आपको बैंक लोन नहीं दे रहा, आप एनबीएफसी पे जाओ। एनबीएफसी इंडिया में बहुत सारी हैं, अगर तुम्हारे को मैं लिस्ट दिखाऊं ना, ये देखो एनबीएफसी की तो इंडिया में लाइन लगी पड़ी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की लिस्ट ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया ले लो। बजाज फाइनेंस वालों की अपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस लिमिटेड, 47 मोर एनबीएफसी इन अ रो। अभी देखते हैं और कौन कौन सी है तुम्हें अगर दिखेंगी टॉप एनबीएफसी इन इंडिया के अंदर। इंडियन रेलवे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीबी, एचडीबी का तो नाम सुना होगा, मुथूट फाइनेंस जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, कैपिटल, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, मतलब यार खत्म ही नहीं होंगी, मन्नापुरम इंडिया लिमिटेड, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, पीटीसी इंडिया, हर एक बड़े बड़े बैंक ने भी अपनी अपनी एक एनबीएफसी लॉन्च कर रखी है। मैं पहले एनबीएफसी बनाने का रीजन बताता हूं। इंडिया में अगर आपको बैंक्स बनाना हो ना तो बहुत हैवी कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी बनानी हो ना, एज का कैपिटल एनबीएफसी में भी हैवी चाहिए। देखो, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनबीएफसी अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं फॉर एनबीएफसी, ये देखो, ये तो बैंक्स की बात कर रहा है कि अगर आपको बैंक्स बनाने हैं इंडिया के अंदर तो कम से कम आपके पास 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए इनिशियल अमाउंट। ये तो बैंक्स की बात हो गई। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी के लिए इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता।
एनबीएफसी 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 कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। व्हाट इज एनबीएफसी, हम सेबी आरबीआई की साइट पे गए हुए हैं। प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, व्हाट आर द होल्डिंग, रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो इनके नेट ओन फंड पहले 25 लाख होते हैं, अब 2 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। 2 करोड़ रुपए की आपकी अगर कैपिटल है तो आप 2 करोड़ रुपए के नेट ओन फंड्स आपके पास हैं, तो आप इंडिया में नेट ओन फंड्स का तो वैसे डेफिनेशन तुम्हारे को मैं इसी एक्ट में कराऊंगा। नेट ओन फंड्स में मान लो इक्विटी आती है वगैरह वगैरह, आप इक्विटी को बेस मान के चलो, वैसे बहुत सारी चीजें आती है नेट ओन फंड्स में, प्रॉपर डेफिनेशन है, अभी कराऊंगा मैं नेट ओन फंड्स की। तो बेसिकली अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी बनानी है तो आपकी कम से कम नेट ओन फंड्स 2 करोड़ रुपए होने चाहिए एनबीएफसी बनाने के लिए। बैंक्स बनाने के लिए 100 करोड़ के आसपास चाहिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंडिया के अंदर आपको ये बनानी हो निधि कंपनी, तो भाई साहब निधि कंपनी के लिए तो आपको पता क्या बोलता है वो, जरा देखोगे नीचे आते हैं। निधि कंपनी तो अगर आपको इंडिया में बनानी है तो आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो अगर 5 लाख भी आप तो इंडिया में निधि कंपनी बना सकते हो। दिखाता हूं, निधि कंपनी शैल बी अ पब्लिक कंपनी एंड शैल हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस। मतलब निधि कंपनी में याद रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, क्यों नहीं होती उसका रीजन दूंगा। इसमें क्या होती है, इक्विटी होती है। अब एनबीएफसी की मैं बात कर रहा था, तो एनबीएफसी तो आपको समझ आ गई कि एनबीएफसी कहते हैं बैंक का काम नहीं करती, फाइनेंस का काम करती है। और इंडिया में जो भी एनबीएफसी बनेगी ना उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रायर आरबीआई का अप्रूवल। वो जो 2 करोड़ रुपए वगैरह कैपिटल वगैरह चाहिए वो आरबीआई अगर आप पे होगी तभी आपको आरबीआई अप्रूवल देगा, वरना नहीं देगा। और फिर आपको पता आरबीआई के जो अपने कंप्लायंसेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आरबीआई के अपने कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मैं बात करूं आपसे निधि कंपनी के ऊपर, तो जो निधि कंपनी होती है ना, इट इज अ काइंड ऑफ एनबीएफसी। ये है तो एनबीएफसी, इट इज अ काइंड ऑफ एनबीएफसी। ये एनबीएफसी की तरह ही है। ये भी बैंक का काम नहीं करती, फाइनेंस का काम करती है, लोगों को पैसा देती है वगैरह वगैरह। लेकिन इसको बनाने के लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। आरबीआई अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। आरबीआई का अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सर ये भी बैंक का काम करती है, फाइनेंस का काम नहीं करती, और सॉरी ये भी फाइनेंस का काम करती है, बैंक का काम नहीं करती, ये भी फाइनेंस का काम करती है, बैंक का काम नहीं करती, दोनों ही फाइनेंस का काम कर रही है, बैंक का काम नहीं कर रही। लेकिन इसको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, इसको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो हर बंदा ये वाली बनाएगा, खर्चा भी कम आएगा, कॉस्ट भी कम है, बनाने के लिए भी कम चाहिए। सर एक चीज समझना, मैं बताने क्या जा रहा हूं। सर जो एनबीएफसी होती है ना, वो किसी से भी डील कर सकती हैं, किसी को भी लोन दे सकती हैं, एनीवन, डील्स विद एनीवन, किसी के साथ भी डील करते हैं ये लोग एनबीएफसी वाले। लेकिन निधि कंपनी डील्स ओनली विद मेंबर्स, डील्स ओनली विद मेंबर्स। मतलब जो इस निधि कंपनी के मेंबर है, मेंबर मीन शेयर होल्डर, जो इस निधि कंपनी के शेयर होल्डर है, वो निधि कंपनी खाली उन्हीं से पैसे का लेन देन करेगी। उनसे पैसा ले भी सकती है, उनको पैसा दे भी सकती है। जैसे सपोज कोई बंदा निधि कंपनी को पैसा देना चाहता है ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, जैसे तुम लोग बैंक में भी तो सेव करवाते हो, तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग के लिए एफडी करवाते हो, उसका अलग इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट में रख के रखते हो, उसका अलग इंटरेस्ट होता है। सेम आप निधि कंपनी पे पैसा रखवाना चाहो रखवा सकते हो, आप निधि कंपनी से लोन भी लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन निधि कंपनी लोन लेना देना, पैसा लेना और देना खाली अपने मेंबर्स के साथ करती है, आउटसाइडर के साथ करना अलाउड नहीं है, आउटसाइडर्स के साथ करना अलाउड नहीं है। लेकिन एनबीएफसी को अपना लेवल बड़ा रखना होता है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, इंडिया वाइड काम करेंगे। अगर इंडिया की आपसे बात करो तो पूरे इंडिया सबको लोन देंगे, सबको करेंगे। इनको किसी से भी ऐसा जरूरत नहीं है कि ये किसी को ये नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई तू लोन लेने आया, तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर है तो तभी लोन मिलेगा, तुम्हारी कंपनी का मेंबर है, नहीं, ये किसी को भी लोन देंगे। तुम्हारे को जरूरत है, तुम्हारे को गोल्ड लोन चाहिए, तुम अपना गोल्ड गिरवी रखवाओ, जाके लोन लेके आ जाओ। तो दैट इज आप यहां से लोन लेकर आ सकते हो, गोल्ड लोन वगैरह भी लेकर आ सकते हो आप इनके पास जाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एनबीएफसी से लोन वगैरह भी लेकर आ सकते हो, भले ही आप उसके मेंबर नहीं हो। इसका एनबीएफसी एक वाइडर सेक्टर कवर करके चलता है, सबको कवर करके चलता है। तो निधि कंपनी का काम भी वही एनबीएफसी वाला, लेकिन ये एक वाइडर सेक्टर कवर नहीं करके चलती, ये खाली मेंबर्स में ही डील करती है। और इसमें मेंबर कितने होंगे, सब क्या होगा, उसके बारे में आगे जाके बात करूंगा। मिनिमम की रिक्वायरमेंट कितनी है, मेंबर्स की मैक्सिमम कितना है, वो सब देखेंगे अभी क्या सिस्टम है। और आगे आऊं, अगर निधि कंपनी जो है वो ओनली सिक्योर्ड लोन देगी। अच्छा, निधि कंपनी ओनली क्या देगी, सिक्योर्ड लोन देंगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एनबीएफसी की, बैंक्स की, तो बैंक्स इंडिया में और एनबीएफसी भी इंडिया में जनरली तो सिक्योर्ड लोन ही प्रेफर करते हैं। ये लोग भी जनरली ये लोग क्या प्रेफर करते हैं, सिक्योर्ड लोन ही प्रेफर करते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास कोई चीज है, गोल्ड है, सपोज मेरे पास घर है मेरा अपना, तो मैंने सामने वाले कंपनी के पास, बैंक के पास या एनबीएफसी के पास अपना घर गिरवी रखवा दिया, घर के डॉक्यूमेंट गिरवी रखवा दिए,
मॉर्गेज करवा दिया, घर के डॉक्यूमेंट्स, या मैंने अपनी कोई ज्वेलरी प्लेज करवा दी और बदले में उनसे क्या ले लिया, लोन ले लिया, बदले में उनसे क्या ले, लोन ले लिया। इसका मतलब सिक्योर्ड लोन है कि सामने वाला बंदा सिक्योर है, मेरी उसके पास कोई चीज पड़ी हुई है एज अ कोलेटरल। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो क्या होते हैं कि उसमें आप कुछ गिरवी नहीं रखवाते, आपकी गुडविल के बेस पे आपको लोन मिल जाता है, आपकी गुडविल वगैरह के बेस पे आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एनबीएफसी और बैंक्स वगैरह होते हैं वो जनरली सिक्योर्ड लोन में डील करते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड में भी डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं निधि कंपनी की, ये खाली सिक्योर्ड लोन में डील करेगी, अनसिक्योर्ड में अलाउड नहीं है, अनसिक्योर्ड में अलाउड नहीं है, क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रही है। पैसा वैसा अगर इसके भी लोग मार गए तो जल्दी बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है। अगर इसका लोगों ने पैसा मार लिया तो इसका क्या ही होगा। तो ये अनसिक्योर्ड में डील नहीं करेगी, सिक्योर्ड में डील करेगी। कल को अगर लोग पैसे वाला, सामने वाला बंदा पैसे मार भी लेगा तो कंपनी के पास उसकी कोई चीज गिरवी पड़ी हुई है तो उसको बेच के पैसा रिकवर कर लेगी। तो निधि कंपनी में आपको और एनबीएफसी में एक बेस क्लियर होगा। तो छोटे लेवल पे जो लोग फाइनेंस का काम करना चाहते हैं तो वो निधि कंपनी की तरफ मूव कर सकते हैं, अगर आपको एनबीएफसी की तरफ नहीं जाना तो। और अगर मैं आपसे आगे बात करूं, अगर मैं इसके लिए और आगे बात करूं, तो तुम लोगों ने ना कभी देखा होगा गली मोहल्ले में लोग कमेटी डालते हैं, कमेटी डालते हैं। अच्छा, कमेटी डालने का मतलब क्या होता है? सपोज एक कमेटी मैंने डाली, कमेटी में तुमने देखा हो गली मोहल्ले में कमेटी डालते हैं। कमेटी इज अ काइंड ऑफ सेविंग पर्पस के लिए की जाती है। सपोज मेरे को लगो, मान लो कि मेरे को लगता है कि मेरे को आज से 20 महीने बाद, मेरे को आज से 20 महीने बाद 2 लाख रुपए की जरूरत है। मान लो मेरे को आज से 20 महीने बाद 2 लाख रुपए की जरूरत है, और मेरे को 20 महीने बाद 2 लाख की जरूरत है, और मेरे को लग रहा है यार मेरे पास ना पैसा खर्च हो जाता है, मेरे पास पैसा क्या हो जाता है, खर्च होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने पैसे की ना इंस्टॉलमेंट, मतलब अपने पैसे के लिए ना कमेटी डाल सकता हूं। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैंने 10,000 रुपए महीने की कमेटी डाल दी, 20 महीने के लिए डाल दी, तो इसका मतलब क्या है, मैं हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। जैसे ही 21 पूरे होंगे मेरे को 2 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाएगा। उससे फायदा क्या हो गया कि मैं तो तोड़ तोड़ के अमाउंट दे रहा था, बीच बीच में छोटा छोटा अमाउंट, और मेरे को 2 साल बाद एक, मतलब 20 महीने बाद एक मोटा हैंडसम अमाउंट मिल गया, जिसको मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं। अब उसमें होता क्या है, जो गली मोहल्ले में काम करते हैं कमेटी वाला, अगर हम उसी को फॉर्मल वे में करें, उसी काम को अगर फॉर्मल वे में करें, तो उसको हम बोलते हैं चिट फंड कंपनी। क्या बोलते हैं? चिट फंड कंपनी। अब ये चिट फंड कंपनी जो होती है ना, और निधि कंपनी जो होती है, दोनों का काम मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा फर्क क्या होता है वो बता रहा हूं। इसीलिए कुछ लोग निधि कंपनी भी, जब मैं भी वैसे बच्चे को ये सिखाता हूं कि जो बेसिकली कंपनियां कमेटी का काम करती हैं, उसी को अगर फॉर्म, वो तो गली मोहल्ले में इनफॉर्मल वे में हो रहा है, लेकिन अगर आप उसी को फॉर्मल वे में, लीगलाइज वे में करना चाहो तो उसी को निधि कंपनी बोलते हैं, चिट फंड कंपनी बोलते हैं। ऑल्दो निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी फर्क रहता है, इसलिए आप कमेटी वाले काम को ज्यादा बेटर आप चिट फंड बोलो, निधि ना बोलो। अब चिट फंड और निधि में क्या फर्क है मैं जरा बताता हूं। अच्छा, चिट फंड कंपनी वाले भी ओनली मेंबर से डील करते हैं, ये भी खाली अपने मेंबर से डील करते हैं। निधि वाले भी ओनली मेंबर से डील करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां है जरा मैं बताता हूं। आप क्या कर रहे हो, जैसे सपोज मैं हूं, मैंने चिट फंड कंपनी है, जैसे मान लो चिट फंड कंपनी, वो गली मोहल्ले में जो कमेटी वाला काम हो रहा है, तो मैंने क्या करा, उनको हर महीने 10,000 रुपए दे रहा हूं, 20 महीने तक दूंगा। 20 महीने के बाद मेरे को एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा, कितना, 2 लाख रुपए इकट्ठा मिल जाएगा, मेरा एक काइंड ऑफ सेविंग होगी, जुड़ गया। लेकिन अगर सपोज मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद भी पैसा लेना चाहूं पूरा, अभी तक अगर देखा जाए तो सपोज अगर मैं आफ्टर 4 मंथ्स ही सामने वाले बंदे से पैसा मांग लूं, आफ्टर 4 मंथ सामने वाले बंदे से पैसा मांग लूं, मैं नहीं, तुम्हें कमेटी का पूरा कंसेप्ट नहीं समझा रहा, एक ब्रीफ में समझा रहा हूं। अगर सपोज मैं आफ्टर 4 मंथ्स पैसा मांग लूं, तो बेसिकली अगर देखा जाए मैं 10,000 रुपए महीना दे रहा हूं, तो मैंने अभी तक उसको खाली कितना सबमिट करा है, जिसके पास मैंने कमेटी डाली है 40,000 रुपए, और मेरे को देने कितने टाइम तक है, 20 महीने तक। तो मेरे को देना था 2 लाख 10,000 करके, लेकिन अभी तक मैंने खाली दिया कितना है, 40,000 रुपए। और मेरे को मान लो मीनवाइल जरूरत पड़ गई हैवी अमाउंट की, मीनवाइल जरूरत पड़ गई हैवी अमाउंट की, तो मैं जो उस कमेटी को जो चला रहा है बंदा, उस ऑर्गेनाइजर को बोल सकता हूं कि भाई सुन मेरी बात, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को अपनी कमेटी उठानी है। उसको हम बोलते हैं कमेटी उठाना। कमेटी उठाना मींस जो पैसे मेरे को 20 महीने बाद मिलने थे, वो पैसे मेरे को वो अभी दे देगा, अभी दे देगा, लेकिन ना वो पूरे नहीं देगा 2 लाख रुपए। अगर मैं 20 महीने बाद लेता तो मेरे को कितने मिलते, 2 लाख रुपए। वो बेसिकली मेरे को काट कूट के पैसे देगा, मैं मान के चल रहा हूं, वो बेसिकली मेरे को मान लो वो 1,70,000 रुपए देगा, वो पूरे 2 नहीं देगा, 1,70 देगा। उसका एक रीजन है, क्यों, जो पैसा आपको 20 महीने बाद मिलना था, आप वो पैसा अभी मांग रहे हो, तो उस पैसे इतने जो टाइम 16 महीने, देखो 4 महीने बाद मांग रहे हो, 20 महीने बाद मिलना था, जो 16 महीने का डिफरेंस है उसका इंटरेस्ट रेट काट लेते हैं, एक काइंड ऑफ वो क्या काट लेते हैं, उसका इंटरेस्ट। क्योंकि इसी पैसे को आप अभी लेकर जा रहे हो, तो आप इसको कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, मगर वही पैसा जो आपको 2 साल बाद मिलना था आपने पहले ही मांग लिया, तो वो लोग पहले ही 2 साल बाद जो पैसा मिलना था उसका इंटरेस्ट फैक्टर काट कर आपको पैसा काट के देते हैं।
इसलिए कुछ लोग इसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं हमने कमेटी घाटे पे दी है। कमेटी किस पे दी है? घाटे पे। तो वो बेसिकली घाटा नहीं होता, एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा, घाटा क्यों लग रहा है बंदे को? कि अगर वही बंदा पैसे 2 महीने 2 साल बाद लेता, मतलब 20 महीने बाद लेता, तो उसको 2 लाख मिलते, लेकिन उसने 16 महीने पहले ले लिए तो उसको खाली कितने मिल रहे हैं? 170। तो उसको लग रहा है कि मेरे को 30,000 का घाटा हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो घाटा हुआ नहीं। भाई तूने 16 महीने पैसे ले भी तो लिए पहले, तू उस पैसे को 16 महीने पहले यूज कर रहा है, तो उसे कहीं इन्वेस्ट करेगा, उससे कमा भी तो पाएगा। तो एक लेते एक समझ आ गई चिट फंड कमेटी का काम क्या होता है। उसी काम को जब हम फॉर्मल वे में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड निधि चिट फंड कंपनी। अब एक चीज समझना, आप अगर चिट फंड कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो, कमेटी वालों पे पैसा लगाते हो, तो अगर आपकी कमेटी 2 लाख की है तो आप मैक्सिमम उनसे कितना पैसा ले सकते हो? खाली 2 लाख। चिट फंड में आप मैक्सिमम कितना पैसा ले सकते हो? खाली 2। तो आपकी कमेटी 2 की है, तो अगर आपको सपोज आप देखो ना, वो तो 2 भी पूरा नहीं दे रहा, वो आपको खाली कितना दे रहा है? 170 दे रहा है। अगर आप उसको ये बोल दो कि भाई देख मेरी कमेटी तो 2 लाख की है, तो मेरे को 4 लाख दे दे, बाकी की किस्तें बांध ले, मैं तेरे को चुकाता रहूंगा, वो नहीं देगा आपको। कमेटी के अंदर ये वाला कंसेप्ट नहीं चलता। आपकी जितने की कमेटी है ब्लास्ट, आप उतने अमाउंट तक को पहले उठा सकते हो, आप उससे एक्सेस अमाउंट नहीं मांग सकते। आपकी कमेटी 2 लाख की है, आप 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले लेना चाहते हो, वो इंटरेस्ट फैक्टर काट के आपको उस 2 लाख में से दे देगा, और बाकी जो आपका पैसा बचा हुआ है, जैसे इसने यहां पे बंदे ने 1,70,000 उठा लिया पहले ही, और इसने अभी तक सिर्फ 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करी थी, तो अब ऐसा नहीं है कि इसको पैसा नहीं चुकाना, ये अभी भी 10-10 हजार करके 20 महीने तक पूरा देगा। तो बेसिकली ये देगा उसको 2 लाख पूरे, और इसको मिले कितने? 170। लेकिन फायदा क्या हो गया? ये दे तो 10,000 तोड़ तोड़ के रहा था 20 महीने तक, लेकिन इसको 4 महीने बाद 170 पूरे इकट्ठे मिल गया। लेकिन समझने वाली चीज क्या है कि चिट फंड कंपनी के अंदर जो आपको पैसा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? तोड़ तोड़ कर, मतलब जितना अपने जितनी कमेटी लगाई उतना ही मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन निधि कंपनी में क्या होता है कि निधि कंपनी में आपने सपोज सेविंग तो कर रखी है उनके पास, मैंने बताया ना, निधि कंपनी के अंदर आप पैसा लगा भी सकते हो और आप उनसे पैसा ले भी सकते हो लोन की फॉर्म में। तो निधि कंपनी के अंदर क्या होता है, सपोज आपने खाली 40,000 रुपए डिपॉजिट करा रखे हैं एज अ सेविंग, अपने पास सेव करवा रखे हैं, चाहे बैंक में, जैसे बैंक में 40,000 सेव करवा रखे तुमने, मान लो एक बैंक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा खाली 1 लाख रुपया, तुम बैंक से 10 लाख रुपए का लोन मांगना चाह रहे हो, तो बैंक दे देगा? यस दे देगा। मगर बैंक क्या कहेगा? बदले में कुछ गिरवी रखवा दो, लोन ले लो। बदले में कुछ गिरवी रखवा दो, कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवा दो, लोन ले लो। तुम्हारे बैंक में 1 लाख है, इसका मतलब बैंक को आपने बैंक में कितना सेव कर रखा उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको जितना आपने सेव कर रखा, आपको उससे ज्यादा भी लोन चाहिए तो आप बैंक से लोन ले लो। हो सकता है आपका बैंक में 1 रुपया भी ना हो, बस उस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन अगर आप उस बैंक से लोन मांग रहे हो तो आपको वो बैंक लोन दे देगा। आप बदले में कोई चीज उनके पास गिरवी रखवा दो, सिक्योर्ड लोन ले लो। इसका मतलब बैंक वालों को आपने उनके पास कितना डिपॉजिट कराया उससे कोई लेन देन नहीं होता। आप जितना लोन लेना चाहो ले लो, आपके पास अगर उतनी कैपेसिटी है पे करने की और आपके पास उतना बदले में कुछ कोलेटरल रखवाने को है तो सिक्योर्ड लोन आप ले लो। सेम निधि कंपनी में आपने डिपॉजिट करा रखा 40,000 और आप वहां से मांगना चाहते हो 10 लाख रुपए लोन, तो क्या आप ले सकते हो? ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मतलब 10 लाख ज्यादा हो जाएगा तो मैं एक छोटा समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें भी लिमिट से आगे कितना ले सकते हो कितना नहीं। तो मान लो तुमने वहां लगाया 40 लाख और तुम लोग 1 लाख का लोन लेना चाहते हो, ले सकते हो, ले सकते हो। इसका मतलब तुमने कितना डिपॉजिट कराया उससे कोई लेन देन नहीं है। आप कितना भी लोन लेना चाहो यहां पे ले सकते हो, मगर वो लोन सिक्योर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड, बदले में कुछ गिरवी रखवाओ। इसका निधि कंपनी आपको जितना मर्जी लोन दे देगी, बेसिकली मोटा मोटा मान लो, लिमिट्स है थोड़ी सी आगे, लेकिन मोटा मोटा उसमें ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि जितने की कमेटी है उतना ही मिलेगा। इधर आपका क्या है कि आप जितना मर्जी लोन ले लो, बदले में गिरवी रखवाओ, बदले में कुछ क्या रखवाओ? कोलेटरल रखवाओ। तो निधि और चिट फंड में क्या फर्क आ रहा है कि बेसिकली चिट फंड भी खाली मेंबर को, हाँ समझने वाली चीज क्या है, बैंक किसी को भी लोन देता है, चिट फंड भी खाली मेंबर को लोन देती है, निधि कंपनी भी खाली मेंबर को लोन देती है। लेकिन चिट फंड कंपनी के अंदर आप जो लोन ले रहे हो उनसे, आप जो उनसे लोन ले रहे हो, आपने बदले में जो पैसा उनको दे रहे, जितनी कमेटी डाली आप उसी लोन को वापस मांग रहे हो, अपने ही पैसे को वापस मांग रहे हो, बस थोड़ा पहले मांग रहे हो और हर मंथ उनको करके चुकाओगे। निधि कंपनी में ऐसा भी हो सकता है आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट कराया ही ना हो, आप खाली उनके शेयर होल्डर हो और आपने कुछ अलग से पैसा डिपॉजिट नहीं करा रखा उनके पास और आप स्टिल लोन मांग रहे हो, आपको दे देंगे। तो निधि कंपनी एक काइंड ऑफ बैंक की तरह ही काम करती है, आप जितना लोन लेना चाहो ले लो, सिक्योर्ड लोन। एनबीएफसी भी यही काम करती है, बस फर्क इतना है कि निधि कंपनी जो है वो अदर्स को नहीं देती, खाली मेंबर्स को देती है। और दूसरा फर्क क्या है कि बैंक सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एनबीएफसी वगैरह ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों देते हैं, लेकिन निधि कंपनी खाली सिक्योर्ड लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती। तो निधि कंपनी, अच्छा बेसिकली समझ आ गया निधि कंपनी क्या है। तो मेरे जैसा बंदा, तुम्हारे जैसा बंदा इंडिया में निधि कंपनी क्यों खोलता है? जस्ट लाइक कमेटी वाले ही काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी ये लोग यहाँ पे भी पैसा जमा कराते हैं, निधि कंपनी में भी लोग, जैसे लोग यहाँ पे भी सेविंग के लिए जमा कराते हैं, चिट फंड में यहाँ पे भी कराते हैं। बस फर्क कितना है कि यहाँ चिट फंड में आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते, इतनी कमेटी डाली है, लेकिन यहाँ आप जितना मर्जी ले सकते हो, यहाँ आप जितना
मर्जी ले सकते हो, डिपेंड करता है सिक्योर्ड लोन आप कितना लेना चाहते हो, आप उसके बदले गिरवी रखवा देना कोई चीज। तो बेसिकली निधि जो है, निधि का मतलब ही सेविंग्स होता है। निधि का मतलब क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो निधि का मतलब ही क्या होता है, सेविंग। निधि का मतलब ही क्या होता है, सेविंग, सेविंग्स। ये बात समझ आ गई? तो निधि का मतलब ही क्या होता है, सेविंग्स। तो बेसिकली आप लोग इंडिया में सेविंग्स करने के लिए जो आप पहले गली मोहल्ले में कमेटी डालते थे, अगर आप उसी को फॉर्मल वे में करना चाहो, अच्छे तरीके से करना चाहो, तो आप निधि कंपनी वाले कंसेप्ट में लगा सकते हो पैसा। और आपको क्या है कि गली मोहल्ले में लोग कमेटी का पैसा मार जाते हैं लोगों का, तो रिलीफ भी नहीं मिलता। लेकिन ये प्रॉपर कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगी, सब कुछ होगा, तो इसके अंदर रिलीफ मिलेगा अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो। ये बात समझ आती है? आई होप आपको निधि का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी तक मैंने बुक से नहीं पढ़ाया क्या है क्या नहीं, लेकिन निधि सिर्फ मैंने एक कंसेप्ट समझाया कि निधि होता क्या आखिर में। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बुक से। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं बुक से। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि, मैंने बुक भी रख देता हूं यहाँ पे साथ में, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिख रखी, तुम्हारे काम आ जाएगी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब पैसा लेना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी टू, मनी किसको दे रहे हैं वो, टू मेंबर बोरोवर्स ओनली। मेंबर बोरोवर्स, मेंबर बोरोवर्स मतलब आउटसाइडर से कोई लेन देन नहीं है, जो उनके मेंबर हैं लेना देना उन्हीं से होगा। मेंबर बोरोवर्स ओनली अगेंस्ट ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी वगैरह के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, या मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अच्छा देखो, दो चीजें होती है, एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्गेज। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो तो वर्ड प्लेज यूज होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी करते हो तो वर्ड प्लेज यूज होता है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी करते हो तो वर्ड मॉर्गेज यूज होता है। एग्जांपल, आप ज्वेलरी वगैरह के अगेंस्ट लोन ले रहे हो तो दैट इज प्लेज, क्योंकि ज्वेलरी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपने अपनी कार गिरवी रख दी, आपने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी वगैरह, आपने अपना घर गिरवी रखा है या प्लॉट गिरवी रखा है, उसके बाद लोन लिया, दैट इज मॉर्गेज। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है आप ज्वेलरी और ज्वेल्स और मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी करके लोन ले सकते हो। ले दे के एक चीज समझ आ रही है, आप ले दे के सिक्योर्ड लोन ले सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले सकते। आगे, फॉर ओवर अ सेंचुरी निधिज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। और व्हाट इज थ्रिफ्ट, कह रहा निधिज बहुत जमाने से विद द कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। अब मैं थ्रिफ्ट लिखवा रहा हूं, क्या होता है लिखो, थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है लिखो। थ्रिफ्ट मीन्स quality of using money and other resources carefully and not wastefully। सीधी सी भाषा में, जो आपके पैसा है, आपकी मनी है, आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो, उसको गलत तरीके से यूज मत करो। तो अच्छे तरीके से यूज करने का क्या, उस पैसे को कहीं सेव कर दो, इन्वेस्ट कर दो वगैरह वगैरह, है ना। तो इसका, और निधि कंपनी में आप लोग आते ही क्यों, पैसा सेविंग हैबिट डालने के लिए, कि आपका पैसा कुछ कुछ सेव होता रहे। जो लोग गली मोहल्ले में कमेटी का, ऑल दो मैंने तुम्हें बता दिया कि कमेटी से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये लैंडिंग बोरिंग ज्यादा अमाउंट की भी कर सकती है। इसमें वो कमेटी वाला सिस्टम नहीं है कि जितना होगा उतना ही आप लेके जा सकते हो वगैरह वगैरह। आप इनसे नॉर्मल एक बैंक से इतना लोन लेते हो, गिरवी रखवाकर जितना मर्जी लेते हो, आप उनसे भी ले सकते हो, निधि वालों से। लेकिन स्टिल बात क्या करनी है कि आप बेसिकली एक सेविंग की हैबिट डाल रहे हो। आपको क्या है, आपको हर महीने मंथली मंथली कुछ पैसा देना है। ऐसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, आपको कुछ एक सिस्टम बनवा दिया इन लोगों ने कि आप हर मंथ इतना पैसा दो, आपको इतने टाइम बाद इतना पैसा मिलेगा। तो उससे फायदा क्या होगा आपको, उससे फायदा क्या होगा, एक काइंड ऑफ सेविंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। बचपन में गुल्लक में, जो गुल्लक होती थी, पिगी बैंक बोलते थे उसको, तो आप उसमें डालते थे। फिर वो क्या हुआ कि जमाना हुआ, मैंने एक चीज हमेशा आजमाई है, कभी देखा हो तुम लोगों ने, पता नहीं देखा बचपन में एक आती थी मटके वाली गुल्लक, मतलब वो पत्थर वाली गुल्लक होती थी, मिट्टी वाली, और उसमें ऊपर से हल्का सा छेद होता, उसमें हम सिक्का, कॉइन, नोट वोट कुछ उसमें डालते थे। उसमें हम जब भी पैसा डालते थे ना, तो हमें पता था अगर इसमें पैसा निकालना तो हाथ तो जाएगा नहीं, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो चांस की बात है पैसा सेव हो जाता था। साला हम तोड़ते ही नहीं थे उसको, कि यार छोड़, तोड़ने के लिए फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, और तो इसको तोड़ते नहीं है, काम करते, पैसा सेव हो जाएगा, बढ़िया, इसको अपने पास ही रखते हैं। और ऐसे नहीं डालेंगे अंदर अंदर, मतलब ऐसे डाले रखेंगे, ऐसे निकालेंगे तो है नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगी तभी निकालेंगे। फिर वो थोड़े टाइम बाद एक गुल्ला का ही अलग तरीके की,
जिसमें वो एक घर बना होता था और नीचे क्या कहते हैं सेल डलते थे, और घर के अंदर से वो डॉग बाहर आता था और हम सिक्का रखते थे, वो कॉइन अंदर लेके चले जाता और नीचे नीचे वो सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे। पीछे एक छोटा सा लॉक होता है, लॉक को खोलो पैसे निकाल लो। उसमें जिंदगी में पैसे सेव हुए ही नहीं, सुबह डाले शाम को निकाल लिए, सुबह डाले शाम को निकाल लिए, पता है हम खोल सकते निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ना, इसके लिए इंडिया में लोगों की सेविंग हैबिट है नहीं, वैसे सच्चाई है। हमारे इंडिया में ना पहले एक जमाने में तुमने देखा, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर, पहले रिजर्व्स क्रिएट करते थे, जनरल रिजर्व्स में जो पैसा डालना होता था कि कंपनियां कुछ पैसा वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कुछ पैसा मैंडेटरी रिजर्व्स में डालेगी, पहले होता था। पहले नए वाले कंपनी एक्ट में पैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नए वाले कंपनी एक्ट में आपको रिजर्व में डालना है डालो, नहीं डालना ना डालो, आप चाहो तो पूरा का पूरा डिविडेंड डिक्लेयर कर दो पैसे का, प्रॉफिट का। तो मिनिमम रिजर्व्स, और रिजर्व इज अ काइंड ऑफ गुल्लक कि आप कुछ पैसा हर बार जोड़ के रखो। अब नए कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं होता, नए कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं होता। ये जस्ट लाइक वो हो गया कि जैसे आज के जमाने के अंदर क्या होता है, पहले क्या होता है, लोगों की अगर 10 रुपए की इनकम है, 100 रुपए की इनकम है ना, तो वो बंदा 70 रुपए खर्चता था, 30 रुपए सेव करता था कि यार ये कभी जरूरत पड़ जाएगी। आज के डेट में बंदे की 100 रुपए की इनकम है, वो 110 रुपए खर्चता है, 10 रुपए क्रेडिट कार्ड से, एक्स्ट्रा पैसे क्रेडिट कार्ड से। औकात 100 रुपए की है, वो खर्चेगा 120 रुपए लोगों को दिखावे के लिए। हाँ भाई मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लो सामने वाला कार लाया, हमें भी कार लानी है, सामने वाला एसी लाया, हमें भी एसी लाना है। दिखावा बहुत है, दिखावा, शौक के चक्कर में हम लोग मर गए। तो अब तो हाँ, तो थ्रिफ्ट क्या है, थ्रिफ्ट क्या है, तो निधि कंपनी क्या कह रहा है, थ्रिफ्ट क्या, क्वालिटी ऑफ यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट रॉन्गफुली। तो क्या कह रहा है, कहता है फॉर ओवर अ सेंचुरीज निधि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, आपके अंदर एक सेविंग की हैबिट डाल रहे हैं, generally promoted by public spirited men. Public spirited men means drawn from the affluent local person, जैसे example lawyers, professionals like auditors, education sector including retired person। ज्यादातर कमेटी कौन लोग डालते हैं, वो कह रहा है प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, रिटायर्ड पर्सन गली मोहल्ले में बैठे हैं, कुछ अपनी सेविंग के लिए कर रहे हैं। मगर ये तो बोल रहा है ऐसा होता है, ये नहीं कि स्ट्रिक्टली बोल रहा है यही होंगे। प्रैक्टिकली तुम देखोगे तुम्हारे को हर बंदा कमेटी डालता दिख जाएगा, कोई एज नहीं होती, कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा बच्चा। मेरे को एक नॉन में एक बच्चा दिखा था, अराउंड 12th करके आया होगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में होगा बच्चा। मेरे को कहता है कि सर मैं ना अगले महीने आईफोन लूंगा, मेरी कमेटी खुलने वाली है, मतलब कमेटी पूरी होने वाली है। मैं है, कहता सर मैंने ना 5,000 रुपये महीने की कमेटी डाली हुई थी और अब मेरे को 60,000 रुपये मिलेंगे, तो अब मैं आईफोन लूंगा। मतलब वो बच्चे अपने हिसाब से अपनी सेविंग करे आईफोन लेने के लिए, तो ठीक है। अच्छा, तो कहता था एरिया ऑफ ऑपरेशन, निधि कह रहा है बड़े लेवल पे ज्यादा काम नहीं करती, द एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि ज्यादा बहुत बड़े लेवल पे काम करना है आप लोगों को, तो आप लोग ज्यादातर एनबीएफसी बनाते हैं लोग, या बैंक बनाते हैं। द एरिया ऑफ ऑपरेशन वाज लोकल विद इन द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, जनरली लोकल एरियाज के अंदर ही होती है। नीड सम निधीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ ओपन ब्रांचेस विद इन देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एंड इवन आउटसाइड। इवन आउटसाइड मतलब आउटसाइड इंडिया नहीं बोल रहा, आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कुछ जो बड़े लेवल पे काम कर रही है अपनी ब्रांचेस बनाकर आउटसाइड स्टेट भी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर विद इन द स्टेट ही रहती हैं। लेकिन चाहे तो आप आउटसाइड स्टेट अपनी ब्रांचेस वगैरह बना सकते हो, लेकिन रहती है इंडिया के अंदर। जब मैंने बोला आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया का मतलब ये आउटसाइड इंडिया नहीं है, आउटसाइड स्टेट की बात हो रही है। आगे, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, अब यहां से आ रहा है। अच्छा, ऊपर हेडिंग कहती है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी या म्यूचुअल बेनिफिट फंड। व्हाट इज म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का फायदा है। अच्छा, मैंने मैंने निधि कंपनी के पास अपना पैसा हर महीने डाल रहा हूं, मेरा क्या फायदा है उसके अंदर, मेरा क्या फायदा है कि मेरी एक काइंड ऑफ सेविंग हो रही है और बाद में एक पैसा जुड़ के मिल जाएगा। अच्छा, जब मैंने निधि कंपनी को पैसा दिया, निधि कंपनी उस पैसे को आगे अपने ही मेंबर्स को लोन की फॉर्म में बांटेगी। आपसे पैसा ले रही है और उसको आगे लोन की फॉर्म में बैठ रही है, उसको भी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, तुम्हारे पैसे से वो लोगों को लोन दे रही है, अदर लोगों को, और उनसे ब्याज कमाएगी, इंटरेस्ट कमाएगी, है ना, तो उसको भी फायदा है। तो निधि कह रहा है निधि एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, जहां पे दोनों को फायदा है, निधि का भी फायदा है और किसको फायदा है, जो लगा रहा है उसमें पैसा मेंबर्स, उनको भी फायदा है। आगे कहता है द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू पूल द सेविंग फ्रॉम मेंबर्स। आगे ना हमारी सेविंग को पूल किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है मेंबर्स की, एंड लैंड मनी ओनली टू मेंबर्स एंड नेवर हैव डीलिंग विद ओनली आउटसाइड मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, एंड लैंड ओनली टू मेंबर्स एंड नेवर हैव डीलिंग विद नॉन मेंबर्स। आ गई बात, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि निधि कंपनी खाली मेंबर से डील करती है, उसको आउटसाइडर से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है। आगे, निधिज वर नॉट एक्सपेक्टेड टू एंगेज देमसेल्फ इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड। आगे ना बात मैंने बताया, चिट फंड में तो खाली क्या होता है, चिट फंड एक निधि जब मिलता जुलता काम है, लेकिन वो खाली जितना पैसा ले रहे हैं उसी को वापस बांटते हैं, वो उस मेंबर को देते हैं, और वो उससे ज्यादा पैसा नहीं देते। आप उनसे प्रॉपर लोन की फॉर्म में नहीं ले सकते पैसा कि मेरे को 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने 2 लाख की कमेटी डाली, मैक्सिमम 2 लाख ले सकते हो, उसमें भी वो इंटरेस्ट काट कर आपको पैसे देते हैं और फिर बाद में हर मंथली चुकाना है। लेकिन यहाँ पर उनसे जितना मर्जी लो, बस सिक्योर्ड लोन की फॉर्म में लो, आप कुछ गिरवी रखवाओ और उनसे लोन ले लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है निधि कंपनी का। ये निधि कंपनी इज अ काइंड ऑफ बेसिकली नॉर्मल एनबीएफसी, नॉर्मल बैंक की तरह काम करती है
कि जितना बैंक्स वाले जैसे मर्जी लोन देते हैं निधि या एनबीएफसी वाले जितना मर्जी लोन लो जैसे मर्जी लो, बस बदले में उतने वैल्यू की प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दो। तो सेम निधि कंपनी वैसे ही काम करती है, बस फर्क इतना है कि एनबीएफसी और इसके अंदर है ये काइंड ऑफ एनबीएफसी कि ये खाली मेंबर्स में डील कर रही है और वो जो है वो आउटसाइडर से भी डील करते हैं। आगे हायर इन परचेज इंश्योरेंस और इन एनी अदर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट शेयर डिवेंचर। वो ये नहीं है कि वो आपसे पैसा लेकर शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगी निधि कंपनी, जैसे एनबीएफसी करती हैं, आपसे पैसा लेकर शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करती है, वहां से भी कमाती हैं, डबल डबल कमाती हैं, मगर ये नहीं करेंगी। ये क्या कह रहा है, ये हायर परचेज में आता है किस्तों पे चीजें देना, ये वो वाला काम नहीं करेगी, इंश्योरेंस का काम नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, आपके पैसे को लेकर आगे शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, कभी भी डूब सकता है। आपके पैसे को क्या करेगी, ये आपके पैसों को अदर मेंबर्स को लोन देगी, वहीं से कमाएगी, तुमसे लेगी अदर मेंबर्स को देगी, तुमसे लेगी अदर मेंबर्स को देगी, यही घूमी हुई पैसा रोटेट करती रहेगी निधि कंपनी। आगे एज स्टेटेड दीज निधिज डू देयर बिजनेस ओनली विद मेंबर्स। ये निधिज खाली किससे डील करती है, मेंबर से। और मेंबर्स में लॉ बड़े इंपॉर्टेंट है, कहता है जब हम बोले मेंबर्स मींस ओनली इंडिविजुअल्स, इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट्स वगैरह। निधि के अंदर जो मेंबर बनेंगे, शेयर होल्डर बनेंगे, जो लोन ले रहे हैं निधि से, वो कोई कंपनी नहीं होगी, वो कोई एलएलपी नहीं होगी, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा, नेचुरल पर्सन होगा, हमेशा इंडिविजुअल्स होंगे। लेकिन ले दे कह रहा निधि के जो मेंबर होंगे हमेशा इंडिविजुअल्स होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट्स वगैरह ट्रस्ट वगैरह नहीं होंगी। लिख भी दिया है ये देखो, ट्रस्ट आर नेवर टू बी, बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट आर नेवर टू बी एडमिटेड एज मेंबर्स इन द निधि कंपनीज। उनका कोई लेन देन नहीं है, छोटे लेवल पे काम हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। निधिज आर ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी क्या, मैंने तुम्हारे को बता ही दिया। अब आता है प्रिवेलिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ निधि। अब निधि का सेक्शन कौन सा, 406। ये क्या बोलता है, 406(1) ऑफ कंपनी एक्ट 113, और ये डिफाइन करता है निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस। निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस क्या है, अ कंपनी। पहली बात तो ये कंपनी है, और जब भी हम कंपनी बोले तो कंपनी कहां रजिस्टर होती है, कंपनी एक्ट के अंदर। तो निधि कहां रजिस्टर होगी, कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगी। विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी ए निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। कह रहा है निधि वो होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी आने वाले टाइम पे कि निधि है तो वो निधि है। और एक चीज और, निधि की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां नहीं बताई गई, लेकिन निधि की एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम्हारे को रूल में दिखेगी। ये रूल 3DA अभी आया है, कब आया था ये, तो टाइम हो गया थोड़ा सा आया हुए, 15/8/2019 को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हमारी बुक पहले चली गई है और उसमें डेफिनेशन नहीं होगी, तो जिन पे पहले चली गई है, तो अगर आपके पहले चली गई और नहीं है तो इसमें ना इस निधि वाले चैप्टर के अंदर छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत छोटी छोटी, ज्यादा नहीं है। अगर आप पे नहीं भी गई ना अमेंडमेंट्स ये वाली, तो आपको एक्स्ट्रा दिखेगा, मैं बता दूंगा कहां का अमेंडमेंट ये मैंने डाल रखा है, बस उसको या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। कुछ जगह पे कुछ कटा है, कुछ जगह पे ऐड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पेज भरने पड़ रहे हैं, छोटे छोटे चेंजेस है, वो भी कुछ जगहों पे हैं, मतलब 5 से 10 चेंजेस होंगे। तो एक ही डेफिनेशन नहीं है, ये रूल 3DA। और ये क्या बोलते हैं, निधि मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि, मतलब जो जिसको बनी ही निधि के लिए, सेविंग के लिए बनी है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स। वही वाली ऊपर वाली लाइन होगी जो ऊपर लिखा हुआ था, उसी को कट कॉपी पेस्ट इन्होंने डेफिनेशन में डाल दिया। रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। मेंबर से ही लेगी, मेंबर को ही देगी, क्या, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि दोनों का फायदा हो जाए, निधि का भी फायदा हो जाए और मेंबर्स का फायदा हो जाए। एंड विच कंप्लाइज विद सच रूल्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कह रहा है इनके लिए रूल्स वगैरह इशू किए जाएंगे, वो भी नीचे आएंगे, कौन सी कंपनीज और क्या रूल्स हैं। अब आता है सेक्शन 4062 सबसेक्शन 2। द सेंटर, निधि कंपनी का सेक्शन बहुत छोटा सा है, 406 बहुत छोटा है, सारा खेल इसमें रूल्स पे है, सारा खेल इसमें किस पे, रूल्स पे। सेक्शन 406 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई टू एनी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफिकेशन से डिक्लेयर कर सकती है कि इस, देखो लिखा ना, डायरेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन, कंपनी एक्ट के प्रोविजन निधि कंपनी में नहीं लगेंगे। देखो इसका मतलब समझ आ रही होगी एक चीज क्या, कि नॉर्मली निधि कंपनी कंपनी एक्ट में बनी है, नॉर्मली निधि कंपनी कंपनी एक्ट में, जब कंपनी एक्ट में बनी है तो है तो कंपनी, तो उसमें कंपनी लॉ के प्रोविजन लगने चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मर्जी से कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस को इसके ऊपर से हटा सकती है, निधि कंपनी के ऊपर से, क्योंकि निधि कंपनी नॉर्मल कंपनी की तरह डील नहीं कर रही ना, थोड़ा हट के डील कर रही है, इसलिए वो उनके प्रोविजन हटा सकती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल तो मैं यही समझा देता हूं, थोड़ा सा नीचे हो तुम्हें दिखेगा। अभी तुमने देखा कि जैसे सर जो निधि कंपनी है उसको इंडिया में बनाने के लिए वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। अगर किसी को अगर याद हो, पेड अप वो भी इक्विटी वाली, किसी को अगर याद हो तो पहले वाले कंपनी एक्ट में जब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 था, कंपनी अमेंडमेंट 2015 में लिमिट हटा दी गई थी। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 से पहले प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए
मिनिमम 1 लाख की पेड अप 15 अमेंडमेंट 2015 था या 2017 था, मेरे को मैं एग्जैक्टली 15 था या 17, एक इसमें मतलब अमेंडमेंट आई थी 2013 के बाद ही आई है अमेंडमेंट। उसमें क्या था कि आपको याद होगा पहले प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1 लाख होती थी और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट 5 लाख होती थी। इसका मतलब अगर आपको इंडिया में प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए कैपिटल लगाने के लिए, और पब्लिक बनानी है तो 5 लाख होना चाहिए। तो वो प्रोविजन नॉर्मल कंपनीज के लिए तो हट गया, वो आपको पता होगा वो लिमिट हटा दी गई है सेक्शन 2+68 प्राइवेट कंपनी का, तो वहां पे लिख दिया सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब, और पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2+71 है, वहां पे भी लिख दिया सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी की जो 1 लाख वाली लिमिट थी और पब्लिक कंपनी की जो 5 लाख वाली लिमिट थी वो हटा दी गई। इसका मतलब आज के दिन में कोई प्राइवेट कंपनी 5,000, 10,000, 2,000 से बनाना चाहता है तो बना सकता है, सेम पब्लिक कंपनी भी 5,000, 10,000, 20,000 से बनाना चाहे बना सकता है। लेकिन इन्होंने यहां पे अगर देखा जाए तो पब्लिक कंपनी, पहले तो उन्होंने बोला निधि होनी चाहिए पब्लिक कंपनी और उसकी पेड अप इक्विटी कैपिटल, वो भी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा, इक्विटी मतलब प्रेफरेंस को नहीं गिन रहे, कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 लाख। इसका मतलब क्या कि यहां पे वहां से 5 लाख की लिमिट हट गई है, लेकिन यहां पे 5 लाख की लिमिट आज भी है, यहां पे 5 लाख की लिमिट आज भी है। इसीलिए वो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर देखो, इसका मतलब कुछ प्रोविजन वहां से हट गए कि नॉर्मल पब्लिक कंपनी को तो आज के डेट में 5 लाख की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन अगर निधि वाली पब्लिक कंपनी उसको लगानी है, तो इसीलिए यहां से आंसर निकल के आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स की फॉर्म के अंदर कह सकती है कि कंप्लीट लॉ के कुछ प्रोविजन नहीं लगेंगे और हम कुछ प्रोविजन अपने बनाएंगे नए, मतलब तो ये लोग अपने प्रोविजन बनाएंगे और कंप्लीट लॉ वाले कुछ प्रोविजन अगर चाहे तो हटा सकते हैं। और आगे क्या बोलता है, Central government may by notification in the official gazette direct that any of the provisions of this text specified in the notification shall apply to any neither mutual benefit society with such exception, modification and adaptations as may be specified in the notification। आ गई बात, ये डेफिनेशन नहीं आई थी 2017 में, तो देखिए कह रहा है, एक तो उसने बोला कि वो एक काम तो वो क्या कर सकती है कि कुछ प्रोविजंस को हटा ही सकती है कि ये प्रोविजन कंप्लीट लॉ में लगेंगे ही नहीं, कंप्लीट लॉ के वाले प्रोविजन निधि कंपनी पे लगेंगे ही नहीं, और वो चाहे तो कुछ प्रोविजंस को लगा सकती है मॉडिफाई करके। मॉडिफाई करके मींस ये लगेगा लेकिन इस तरीके से लगेगा, जैसे अगर तुम पेड अप कैपिटल का ही देखो तो नॉर्मल कंपनीज में जब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे पेड अप कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड पेड अप इक्विटी कैपिटल यूज हो रहा है, प्रेफरेंस को नहीं गिन रहे। तो कुछ कुछ जगहों पे चाहे तो लिमिट को मतलब चीजों को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा नीचे क्या बोलता है, इन जैसे अच्छा जो एक चीज और याद रखना, जो नए वाले कंपनी लॉ के अंदर जो आज वाला कंपनी लॉ है, इसमें जो सेक्शन निधि कंपनी का 406 है, पुराने वाले कंपनी एक्ट में जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें निधि कंपनी का जो सेक्शन था वो था 620 ए, सेक्शन 620 ए, जो आज 406 है वो पहले क्या था 620 ए। अब ये क्या बोलते देखना, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 406 रेड विद सेक्शन 409, सेक्शन 406 को रेड विद सेक्शन 469 से रीड करेंगे तो कह रहा है कंपनी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, अच्छा बता देता हूं 406 तो आपको पता ही निधि कंपनी का है, और 469 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। 469 का क्या काम है, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। 406 निधि कंपनी क्या है वो बता रहा है, और उससे रिलेटेड रूल्स किसमें बनेंगे, 469 की पावर को एक्सरसाइज करके बनेंगे, 469 की पावर को एक्सरसाइज करके बनेंगे। और उन्होंने ये बताया कि जो कंपनी के निधि रूल्स थे, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स थे 2014, ऐसे निधि रूल्स भी आए थे, और वो कब आए थे 1 अप्रैल 2014 को, और वो किस पे लग रहे थे, एवरी कंपनी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 620 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। मतलब ये कह रहा है कि देखो जो निधि कंपनी आज बन रही है 406 में, वो तो निधि है ही, लेकिन जो निधि कंपनियां पहले बन चुकी हैं पुराने वाले कंपनी एक्ट के अंदर 620 ए में, तो वो वाइंड अप थोड़ी होंगी, कह रहा है जो बन चुकी हैं वो चलती रहेंगी, उनको भी हम इस एक्ट के अंदर निधि मानेंगे। पहला पॉइंट तो वो ये कह रहा है, वो आ गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, एवरी कंपनी फंक्शनिंग ऑन द लाइंस ऑफ अ निधि कंपनी म्यूचुअल बट हैज ईदर नॉट अप्लाइड फॉर और हैज अप्लाइड फॉर इज वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन टू बी निधि कंपनी, वो अंडर सेक्शन 620 ए, वो वाली कंपनियां पुराने वाले, अब वाले कंपनी एक्ट में पुराने वाले कंपनी एक्ट में फर्क बताता हूं। पुराने वाले कंपनी एक्ट में क्या होता था कि आपको इंडिया में निधि कंपनी को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता था 620 में, अगर आप निधि कंपनी के तरीके का काम कर रहे हो ना तो भी आपको निधि कंपनी मानते थे। लेकिन ये क्या कह रहा है, और या तो आप रजिस्टर करा लो या निधि कंपनी के तरीके का काम कर रहे हो तो भी निधि कंपनी है। तो ये क्या कह रहा है, पहली बात तो जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में निधि कंपनी का काम एज अ रजिस्टर निधि कंपनी थी वो तो निधि कंपनी है ही, प्लस जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में एज अ निधि कंपनी का काम कर रही थी, निधि कंपनी से मिलता जुलता जैसे ही काम कर रही थी जैसे गली मोहल्ले में लोग करते हैं, और साथ में काम करते के साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा था एंड इज अवेटिंग फॉर नोटिफिकेशन। उन्होंने जो अप्लाई करा था उसका रजिस्ट्रेशन का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उनको नोटिफिकेशन उस टाइम पे नहीं आया, उनका भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं, मतलब अप्लाई के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी उन्होंने कि हमारे को निधि कंपनी एज रजिस्टर कर दो, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ था और मीनवाइल कंपनी लॉ चेंज हो गया। तो कह रहा है वो वाली कंपनियां भी अब यहाँ पे कंपनी लॉ निधि कंपनी मानी जाएंगी। और तीसरा, एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि पर्सन टू प्रोविजन सेक्शन 406, और ये तीसरा पॉइंट सिंपल है, जो 406 में बन रही है वो तो निधि है ही। और एक पॉइंट जो नया ऐड हुआ है वो ये, एवरी कंपनी डिक्लेयर्ड एज अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट। ये पता कौन सी है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 406 ये रहा।
सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 406 ये रहा, उसमें उन्होंने ना ये बोला हुआ है, देखो तुम्हें थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आने वाले टाइम पे और भी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज बता सकती है निधि के लिए, तो कि ये कंपनियां निधि मानी जाएंगी। तो ये उनके लिए बता रहा है कि अगर 4061 में कोई और भी आने वाले टाइम पे कंपनियां बताई जाएंगी तो वो भी निधि मानी जाएंगी। तो ले देखिए 4 तरीके की कंपनी निधि मानी जाएंगी। पहला, जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में बन चुकी थी निधि, तो वो यहां पे मानी जाएंगी। दूसरा, जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में बनी नहीं थी लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह अवेटेड था और उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी थी और निधि की तरह काम कर रही थी, तो वो भी इस कंपनी एक्ट में निधि कंपनी मानी जाएंगी। तीसरा, जो निधि बन चुकी है इस एक्ट के अंदर वो भी मानी जाएंगी। और चौथा, जब 4061 के अंदर आने वाले टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी तो वो भी निधि कंपनी मानी जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तो अभी ऐड हुआ है, मतलब टाइम हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये रिसेंट अमेंडमेंट थी, 2019 की अमेंडमेंट थी, 15/8/2019 की, जो लास्ट अमेंडमेंट आई निधि कंपनीज में। अब आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब क्या आती है निधि कंपनी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब ये क्या है जरा देखते हैं।